बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं अहमद नवाज़। आपके लिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबरें आज से फिर हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से रिलेटेड। लेकिन सबसे पहले हमने बात करनी है क्रिकेट की, और क्रिकेट में जब बात करते हैं तो बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं, जिसमें सबसे पहले हमने आपको बताना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 प्लेयर्स की रैंकिंग्स जो हैं वो जारी कर दी गई हैं। टॉप 10 में जो है वो पाकिस्तान का जिक्र अगर नहीं होगा तो फिर क्या मज़ा आएगा, तो इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। और अगर आप पाकिस्तान का वाइट बॉल क्रिकेट का थोड़ा सा अगर पिछला एक अरसा देखें तो उसमें बड़े अप्स एंड डाउन ज़रूर रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप रैंकिंग्स के अंदर आते हैं या रैंकिंग्स में कहीं ना कहीं आपके प्लेयर्स की बात हो रही है तो एक पर्सनल माइलस्टोन के लिए बड़ा अच्छा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम फिर दुनिया की नज़रें भी आप पर होती हैं। जैसे हम कल ही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में दी उसका इम्पैक्ट ज़रूर था, और इसी तरह हमने देखा सब्सिक्वेंटली ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तान सीरीज़ खेलने आ रहा है, तो इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर देखें, आप 2007 में जब पहला वर्ल्ड कप होता है T20 का, आप रनर्स अप बनते हैं। 2009 में आप T20 वर्ल्ड कप अपने नाम करते हैं, उसके बाद आप सब्सिक्वेंटली एक फाइनल और एक सेमीफाइनल खेलते हैं T20 का। तो अगर इतने अरसे में कुछ देखें और फिर हम आज ये मुवाजना करें कि पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर टॉप 10 में नहीं है, क्यों नहीं है, उसकी वजह यह है कि पिछली वर्ल्ड कप USA से लेकर अभी तक जो पाकिस्तान की कैंपेन रही है उसमें इतने ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, ख़ास तौर पर मैनेजमेंट के अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस हुए हैं कि वो T20 टीम को मेरे ख्याल से तश्कील पूरे तरीके से दिया ही नहीं गया। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। और इसके सबसीक्वेंट जिस तरीके से पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स का भी कैंप भी चल रहा है, जिसमें मैंने देखा कि माइक हैसन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लेयर्स हैं उनमें। तो क्या हम इससे ये समझे कि अब फाइनली वो कॉम्बिनेशंस हमें फ्यूचर में एटलीस्ट T20 में देखने को मिलेंगे और वो नाम मिलेंगे जिस तरीके से हमने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली। लेकिन मायूसी थोड़ी सी ज़रूर होती है जब आप टॉप 10 में नहीं होते रैंकिंग्स के अंदर। लेकिन ओवरऑल अगर आपने बात करनी है, जैसे कि कल भी हमारे कुछ जो गेस्ट हैं, जो पैनल है, उन्होंने ये निशानदेही की थी कि आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि अगले अब एक साल आप किस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को खेलते हैं, और उसमें कामयाबी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने अपनी ओवरऑल रैंकिंग्स भी बेहतर करनी है ओलंपिक्स के लिए भी। तो इन तमाम तरह चीज़ों पर हम जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद ICC टेस्ट चैंपियनशिप की बात करनी है, बड़ा फाइनल है जी। उसमें काफ़ी दिन अभी हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तैयारी पूरी है, साउथ अफ्रीका की तैयारी पूरी है। साउथ अफ्रीका के बारे में कहा जा रहा है कि दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम, तो इस बारे में ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। इतने ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स उनको ICC में हो चुके हैं कि कहीं लगता है कि शायद यही रिडेम्पशन है जो उनको मिल सकती है, लेकिन कितना कॉम्पिटिशन दे पाएंगे उन कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया को, इस बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपसे बात करनी है कौमी क्रिकेट टीम के बारे में, बड़े फैसले जो है वो लिए जाने का इम्कान है। टीम मैनेजमेंट ने जो है वो ये सारा थिंक टैंक जो है वो बन चुका हुआ है, लेकिन वो क्या बड़े फैसले हैं उसके बारे में भी ज़रूर खबर लेने की कोशिश करेंगे। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करनी है। मेहमानों को आपसे तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करें हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं शाह जी? अल्लाह के साथ है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट काशिफ मजीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं काशिफ भाई? वालेकुम सलाम, बिल्कुल परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मोई शाह साहब, रैंकिंग्स में तो मेरे ख्याल से एक वाज़ेह फ़र्क ज़रूर है, लेकिन अभी हमने एक ही सीरीज़ में अच्छी परफॉर्मेंस देखी है। आप भी एग्री करेंगे कि इतनी ज़्यादा तोड़ जोड़ हुई है पिछले कुछ अरसे में कि वो टीम की तश्कील ही नहीं दी गई। और मैं इसलिए वापस वो USA वाले वर्ल्ड कप पे चला जाता हूँ क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद थे ज़ाती तौर पर। मेरा ज़ाती ख्याल है कि वहाँ से हमारी टीम का डाउनफॉल शुरू हुआ। ये आपने अच्छी बात की और एग्जैक्टली यही हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड कप होता है बहुत बड़ा इवेंट, उसमें रैंकिंग बड़ी काउंट करती है। अगर आप उसके सेमीफाइनल तक पहुँच जाएँ तो आप इंश्योर करते हैं कि यू स्टे अमंग द टॉप 5 टीम्स इन द वर्ल्ड। तो वो काम हमसे ना हो सका, हम तो क्वालिफाई भी नहीं कर सके सेकंड राउंड के लिए, हम वहीं से पहले राउंड से ही हम बाहर आ गए। तो उसका इम्पैक्ट जो है वो अभी तक हमसे संभला नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी जो हमने इस सीरीज़ खेली हम कंसिस्टेंट नहीं रहे, परफॉर्मेंस हमारी कंसिस्टेंट नहीं रही और बड़ा इवेंट हमने मिस कर दिया अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। और मेरा ख्याल है इसका एक वजह तो आपने बताई कि ये वजह है चॉप्स एंड चेंजेस, कोच आए, कोच गए, कैप्टन आए, कैप्टन गए। और दूसरा हमारा कोई ऐसा जेन्युइन हमने मतलब है कि एफर्ट भी नहीं की। सच्ची बात आपको बताऊं, मैं प्लेयर्स की पर्टिकुलरली प्लेयर्स की पर्सनल परफॉर्मेंस पे बात करूंगा। देखें, वो जो बाबर आजम टीम को लेके चलते थे और बाबर आजम जो टीम को लेके और जिताते थे, रिजवान और बाबर आजम की जोड़ी थी टॉप पे, उनका जो एक इम्पैक्ट था वो ख़त्म हो गया और उन्होंने वो परफॉर्मेंस दे ना सके T20 क्रिकेट में जिससे उनकी तवक्कुआत थी, जिससे हम समझते थे कि शायद ये 1-2 साल और अच्छी परफॉर्मेंस दे के चलें और पाकिस्तान की T20 को संभाल के चलें और अच्छी परफॉर्मेंस इनकी वजह से ज़्यादा हो। वो काम नहीं हो सका। फिर हम अपने जो T20 का टॉप क्रॉप है उसको हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सके
हमें नहीं पता कि हमारे पास T20 प्लेयर अगर 15 है 18 है वो कौन से हैं। कभी हमने शादाब को रख दिया, कभी उसको निकाल दिया, कभी इरफान नियाजी को हमने रख दिया निकाल दिया, खुश दिल के साथ भी ऐसा ही हुआ। हारिस को रेस्ट पे भेज दिया। हारिस को रेस्ट पे भेज दिया। कभी हमने हारिस वो आपका देखें टॉप परफॉर्मर किस तरह उन्होंने सेंचुरी बनाई और क्या ज़बरदस्त इनिंग खेली, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आए। अब इस तरह की जो बातें हैं, फिर शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग आर्मी पे आ जाएं। शाहीन शाह अफरीदी के साथ क्या हुआ उनका भी कोई पता नहीं, कभी आते हैं कभी निकल जाते हैं, कभी आते हैं कभी निकल जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होता है? उसका इम्पैक्ट होता है परफॉर्मेंस पे आपकी। नहीं, उनका खुद भी जरा किरदार जो है जैसा वो नहीं था, देखें वो तो वजह थी ना, वजह थी जो वर्ल्ड कप में हमने देखा कि वर्ल्ड कप में किस किस प्लेयर ने कितना कोऑपरेट किया और मैनेजमेंट के साथ कितना रहा। गैरी कर्स्टन ने क्या अपनी मैनेजर्स रिपोर्ट में क्या लिखा, कोच रिपोर्ट हेड कोच रिपोर्ट में क्या लिखा उन्होंने, ये तो सारी चीजें हैं। ये तो हिस्ट्री का एक पार्ट ऑफ। देखिए कर्स्टन के वाकये के बाद तो वो आई थिंक वो शेर बड़ा पर्टिकुलर हो जाता है कि कुछ शेर दे लोग भी जालिम सन कुछ सानू मरन दा शौक। बिल्कुल कर्स्टन वाले वाकये पे तो चैप्टर ही क्लोज हो गया ना। एग्जैक्टली ना, हम इंडिया के खिलाफ जब 120 रन चेज ना कर सकें, हम 72 for 2 हों और 10 ओवर आपके पास पड़े और आप 50 रन ना बना सकें, तो मतलब है कोई देयर वाज समथिंग सीरियसली रॉन्ग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और वो रॉन्ग क्या था कि आपकी इतनी अच्छी यूनिटी नहीं थी प्लेयर्स में, एक दूसरे के पीछे प्लेयर्स पड़े हुए थे। कौन प्लेयर्स मीटिंग अटेंड करता था, कौन नहीं करता था, किस वक्त अवेलेबल प्लेयर होता था, किस वक्त नहीं होता था, वो सारे सिलसिले हमने देखे। उसका इम्पैक्ट परफॉर्मेंस पे आता है। फिर ये नहीं है कि वो विदाउट नोटिस आप वो चीज़ चली जाती है। फिर लॉन्गर रन में फिर संभालना पड़ता है टीम को, फिर टाइम चाहिए होता है आपको, और वो टाइम मेरा ख्याल अब स्टार्ट हो गया कि हम अभी से कोशिश करें। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि माइक हसन के आने के बाद हम इतनी एफर्ट करेंगे कि हम ना सिर्फ टॉप 6 में आए बल्कि टॉप 4 में हम रहें और कंटिन्यूसली रहें। बिल्कुल सईद मोहम्मद अवैस, इससे टीम का मोराल जो है वो बड़ा डेंट हुआ है पिछले 1-1.5 साल में। जितने चेंजेस हुए हैं वो सिर्फ टीम तक लिमिटेड नहीं रहे। मोहित शाह साहब ने एक सही चीज़ की निशानदेही की कि कुछ प्लेयर्स की भी जो पर्सनल कमिटमेंट और परफॉर्मेंसेस थी वो भी उन पर भी बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान क्रिकेट अभी तो अच्छी जा रही है, बहुत सारी अच्छी बातें हो रही हैं, लेकिन हम वो माजी की तलखियों को भूल नहीं सकते क्योंकि हमने यही इंश्योर करना है कि आगे दोबारा से ये चीज़ें ना हो। देखिए जितनी डिस्टर्बेंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ अरसों में रही है, ना वो आपने की ना मैंने की, खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की थी, चाहे वो कप्तानी से लेकर हो, सिलेक्शन कमेटी हो, मैनेजमेंट हो, बहुत सी पता है आपको मामला तो हमने ख़राब करके रखे थे। और ऑब्वियसली ये फिर टीम परफॉर्मेंस, प्लेयर्स परफॉर्मेंस के ऊपर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान फिर बाद में अफेक्ट होती हैं चीज़ें। वो आपको नज़र भी है साइकोलॉजिकली बात करें, क्योंकि जो एक कोच आता है वो अपना एक माइंडसेट लेके आता है, 1-2 महीने के बाद उसकी छुट्टी होती है, दूसरा कोच आता है वो फिर अपना एक माइंडसेट लेके आता है। जैसे अभी ये कोच आए हैं, खबरें ये भी थी जो शाजी भी कह रहे थे कि शायद सिलेक्शन कमेटी जो उनसी है वो पूरी की पूरी अब चेंज हो रही है। तो बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं। फिर साइकोलॉजिकली प्लेयर्स के भी दिमाग में चीज़ होती है कि यार आखिर जो एक सेटअप आ रहा है वो अपना क्या सेटअप लेके आता है, क्या ट्रेनिंग प्लान है, क्या वो आगे स्केड्यूल आउट करता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। लेकिन एक कुछ अरसे के अंदर मैं पाकिस्तान की अगर बात करूँ, चाहे वो बड़े जो नाम थे हमारे, चाहे बाबर हैं, चाहे रिजवान है, शाहीन की बात कर लूँ, हारिस रऊफ की बात कर लूँ, कहीं ना कहीं अब वो चीज़ मुझे आहिस्ता आहिस्ता नज़र आती है कि जो लाइबिलिटी का जो एक फैक्टर होता है कि यार ऑटोमेटिक सिलेक्शन वाला, वो आप ख़त्म कर रहे हो कि आप परफॉर्म करोगे तो पाकिस्तान टीम का हिस्सा आप हो गए। नो बाबर आजम बड़े नाम है, रिजवान की बात करें, उनकी परफॉर्मेंसेस को आप जुतला नहीं सकते जो उन्होंने परफॉर्म करके आपको दिया है। फिर सीनियर प्लेयर्स को आपको की रिस्पेक्ट भी देनी होती है, नहीं कि आप ऑटोमेटिकली उसको बैक ऑफ द माइंड आप कहीं ख़त्म कर देते हो। लेकिन एक अच्छी बात है कि टक्कर के लड़के आएंगे तो ऑब्वियसली फिर परफॉर्मेंस जो उनकी कहीं ना कहीं माइंडसेट में एक बैठती है कि यार मैं परफॉर्म करूंगा, अब ऑटोमेटिक सिलेक्शन वाला चक्कर खत्म हो गया, परफॉर्म करूंगा तो टीम के अंदर आऊंगा नहीं है। देखें अवैस, बड़ा खतरनाक लफ्ज़ है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, लॉबीज़, ये भी एक्टिव रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आज अगर हम ये कह रहे हैं कि मोहम्मद हारिस को जिन चीफ सेलेक्टर ने रेस्ट पे भेजा और कहा कि हम उनको रेस्ट करा रहे हैं फ्यूचर के लिए, उसके पीछे एक ही एजेंडा था और वो ये था कि आजम खान को टीम में कैसे डाला जाए। देखो ये तो इशू आपको पता रहा है लॉबिंग की। अगर आप बात करें सबसे ज़्यादा आप इस बात की तस्दीक करते हैं कि नहीं? तस्दीक तो मैं नहीं कर सकता, शाजी बेहतर समझते हैं इन चीज़ों को। तस्दीक नहीं कर सकते यार, आप एक स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, प्रोग्राम पे बैठे हैं। देखें अगर तस्दीक की बात हो तो कुछ चीज़ों के अंदर जब आपके इस वक्त वाइस कप्तान खेल रहे हैं तो उनमें भी कभी कभी मुझे डाउट इस सेंस में होता है कि अरफात मिन्हाज जैसा प्लेयर आपके पास बैठा हो और आपको जानबूझ के उसको बॉलिंग ना करवाओ तो दैट मीन्स के कुछ ना कुछ मामला तो आपको समझ में आते हैं कि टफ टाइम ना कोई दिया जाए। आपके सामने की बात है जिस तरीके से हमारे जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं उनको निकाला गया स्क्वाड के अंदर। सुफियान मुकीम की बात कर रहा हूँ, अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही आखिर उस लड़के का कसूर क्या था। अगर ट्रैक रिकॉर्ड आप निकाल के देखें तो आजम खान की अगर बात करूँ, मुझे पता है कि उसके ऊपर बहुत पहले भी बहस होती रही है।
आप हारिस की, मुझे पता है बहुत से लोग इस पे तनकीद ज़रूर करते हैं, मेरे मामले पे करते रहे जी, आप हारिस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट की बात नहीं है, एक प्लेयर आपने पैदा किया जो कि 140-150 के स्ट्राइक रेट से खेलता था, आपने खुद उसको डेंट कहाँ से उसका कॉन्फिडेंस किया, आपने उसको खुद टीम से उतारा था। आपको याद हो उस वक्त वो थोड़ा बहुत पैचेस में 30-40 तो कर रहा था, मैं नहीं कह रहा बड़ी इनिंग्स खेल रहा था, रेयर शॉट्स थी, आज भी उसकी बहुत सी शॉट्स मैं कहता हूँ कि वो मेरिट के ऊपर नहीं है, लेकिन जो उसने इनिंग्स इस बांग्लादेश सीरीज के अंदर खेली है, थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी नजर आई है जाके चौथे नंबर के ऊपर, तो आपको कहीं ना कहीं प्लेयर्स के साथ स्टिक अराउंड करना पड़ता है। हमारा मसला यह है कि आप तो कप्तान की बात करें, जो एक प्लेयर टीम के अंदर खेल रहा है, उस बेचारे को जो स्टेबल परफॉर्मेंस दे रहा है उसको नहीं पता होता कि मैं अगली सीरीज में होऊंगा या नहीं होऊंगा, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप इतना ज्यादा है पाकिस्तान टीम में, वो आपको नजर आता है। डोमेस्टिक का प्लेयर परफॉर्म कर रहा होता है, उसकी जो कम्युनिकेशन के उसके स्कोर कार्ड क्या है, जो आपका फॉरेन कोच ऊपर बैठा है उस तक नहीं मिलते। ये बातें पहले भी देखी हमने कि उसको बेचारे को क्लैरिटी नहीं होती कि कौन सा लड़का परफॉर्म करता है। इसलिए कहते हैं ना कि जब आप मैपिंग की बात करो, एनालिसिस की बात करो, जो एक फ्री फ्लो जो आपकी कम्युनिकेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि रीजनल कोचेस के वो क्या ऊपर प्रॉपर रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि कोच को पता हो कि यार इस सीजन में ये लड़का लेकिन ये तो आज भी बात की जाती है कि बड़ा सेंट्रलाइज सिस्टम है, इसको डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है। ये बात आज भी तमाम तर हलकों के अंदर होती है, लेकिन काशिफ भाई इस पिछले 1-1.5 साल में प्लेयर्स का मसला, मैनेजमेंट का मसला, इवन वैसे ठीक कह रहे हैं एसोसिएशंस के भी मसाइल रहे हैं, यानी जंग जो है वो कोर्ट तक जाती रही है, टू एंड फ्रो कोर्ट ही होती रही है, क्रिकेट नहीं हुई ग्रास रूट लेवल्स पर। आई गेस बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इस सारे प्रोसेस में हमारी जो स्टेबल टीम थी उसकी अपनी फॉर्म कैसी रही। फॉर इंस्टेंस सब कुछ हो रहा होता, बाबर और रिजवान की फॉर्म ना ख़राब होती तो कौन क्या ही कर सकता था, उनकी जगह लेने को फिर कोई भी ना होता, लेकिन हमने शायद फॉर्म को ख़राब किया भी मुतअद्दिद अंदाज से, तरीक़ों से, और फिर उनकी अपनी फॉर्म भी ख़राब हुई, तो शायद हमें अंदाज़ा हुआ कि यार इंटेंट भी कोई चीज़ होती है। वरना 2 साल पहले जब ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप खेले थे और कीपर गेंद यहाँ से कलेक्ट कर रहा था, तो हमें ये दोनों आइडियल चॉइस लगते थे एक ओपनिंग बैटर के तौर पे। जब इवन यूएई में भी क्रिकेट चल रही थी और हम हर एक को जीत रहे थे, तब भी ये दोनों प्लेयर आइडियल चॉइस थे। फिर टीम की यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट थी, वो कायम दायम थी, वो ख़राब होती है, एसोसिएशंस के मसाइल आते हैं, फिर हमें इंटेंट का भी समझ आती है। मैं बहुत सारी बातों को, अगर अहमदाबाद हम एक सीरीज़ खेलें अभी बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें हमने परफॉर्मेंस देखी है, तो आज हम इंटेंट की बात कर रहे हैं और स्ट्राइकर्स की बात कर रहे हैं। व्हाट इफ़ अगली सीरीज़ हमारी यूएई के बजाय हमारी जनूबी अफ्रीका में हो जाए, ऑस्ट्रेलिया में हो जाए। भी हम वनडे ऑस्ट्रेलिया खेल कर आए हैं, 200 वो भी नहीं कर रहे थे, 200 हम भी नहीं कर रहे थे, वहाँ पे सीरीज़ आज जी, तो क्या इस इंटेंट के साथ हम वहाँ पे खेल सकेंगे? क्या ये वाली जो ब्रीड ऑफ क्रिकेटर्स है उतनी टेक्निकली करेक्ट है कि वहाँ पे जाके रन्स कर दे? क्योंकि अभी हमने एक सीरीज़ देखी, मैं मानता हूँ वो पहली सीरीज़ थी न्यूजीलैंड की, बट न्यूजीलैंड की सीरीज में ये क्रिकेटर्स हमें बड़े मजाहिया से लग रहे थे, बिल्कुल एमेच्योर लेवल पे, एमेच्योर से लग रहे थे, भाई ये क्या कर रहे हैं। और हमें एकदम से याद, हमें छोड़े उनके कमेंटेटर्स को याद आनी शुरू हो गई थी कि अगर कोई सीनियर कंपेनर उन्होंने नाम ले दिए, बाबर रिजवान होते, तो शायद मामला मुख्तलिफ होते। सो इतनी जल्दी हमें ना बहुत सारी चीज़ों को कूजे में नहीं बंद कर देना चाहिए। हमें, मुझे लगता है कि हमारा फ्लो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता हम वो कहते हैं ना, बार बार एक्सपेरिमेंटेशन से गुजरेंगे तो शायद हम ठीक होंगे। इसमें किसी को शक नहीं है, शक ये होता है कि जब वो फ्लो बन जाता है कि उसको तोड़ा कैसे जाए, इस पे एक सवालिया निशान है। देखिए अहमद, बड़ा आसान है, उस फ्लो के बन जाने के बाद ना टीम की जब यूनिटी बनती है तो वो रोटी खाने भी इकट्ठे जाएंगे। क्योंकि आज जिनसे सवाल करना चाहिए बड़ा पर्टिकुलर के जी आपने क्या सोच के आजम खान को टीम में रखा, वो कहेंगे जी अब मैं इस पोजीशन में ही नहीं हूँ, मैं जवाब दूँ ना, अब तो पोजीशन चेंज हो जाती है। उस टाइम वो चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने आजम को खिला के हारिस को रेस्ट पे भेज दिया, आज वो जवाबदेही नहीं है। बड़ा सिंपल है पाकिस्तान। मैं इसको भी ऐड ऑन कर ले, चलिए हम ये बिल्कुल ठीक बात कर लेते हैं। फिर तो हम फ्रेंचाइजीज के पास भी जाएं कि क्या सोच के उनको खिला रहे थे भाई, और क्या सोच के उसको ग्रूम कर रहे थे, और अगर ग्रूम कर रहे थे तो उस शख्स से भी पूछें कि क्या सोच के उसने जिम्मेदारी ली कि यार मैं पाकिस्तान प्लेयर हूँ, मैं अपने साथ भी कुछ इंसाफ करूँ। ठीक है, तो ये तो फिर वो मामला हर एक से पूछा जाएगा, सिर्फ एक आजम की बात नहीं, बहुत सारे और नाम भी आ सकते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे इन्होंने सुफियान हकीम का तस्करा किया, तो हम तो इस वाली मैनेजमेंट से भी पूछ सकते हैं वो क्यों टीम में शामिल नहीं। बिल्कुल हम ये कह देते कि जी नया टीम और नया ब्लड, सवाए हसन नवाज के कौन सा नया, ये तो सारे घूम फिर के वही लोग आ रहे हैं। वापस हसन आए। 2000, मतलब अगर मैं नाम लेने चाहूँ, शादाब 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, हसन 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, ये तब से घूम फिर रहे हैं। हर दफ़ा एक मुख्तलिफ अंदाज से इनको टीम में शामिल करके हम ये नहीं कह सकते कि नया सेटअप है। कप्तान नया, और उसकी मुझे बड़ी खुशी है कि तगड़ा है। माइक हसन नए हैं, उसकी मुझे खुशी है कि चलो यार वो आज हमें मुख्तलिफ जगह पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बट बोर्ड में बैठे हुए लोग तो वही हैं अपनी बारियों के इंतजार के। क्या ये इस वक्त जो बोर्ड के लोग हैं इससे पहले बोर्ड में नहीं थे, या जिनकी जगह पे ये आए हैं वो क्या पहली दफ़ा आके गए हैं, वही लोग रोटेशन पर हैं।
और वही लोग रोटेशन पे होते हुए, जैसे आपने कहा कि अपने पिछले किए हुए फैसलों से भी मुनकर हो जाते हैं कि हम पे प्रेशर था और हमने ऐसे कर दिया था और हमें उसने ये कह दिया था और हम उसकी वजह से ये कर रहे थे। सो अकाउंटेबिलिटी मैं अमूमी तौर पे कहता हूँ कि इन प्लेयर्स की नहीं है, उनसे पूछना जिनको लेकर आए हैं। बिल्कुल। और वो लोग जो है शायद जी वैसे नहीं, जो काशिफ भाई ने बात की, सॉरी शाह जी, काशिफ भाई, जो आप आज़म की बात कर रहे हैं, लीग्स के अंदर मैंने ये बात देखी है, जब एक लड़के को पिक किया गया था, काशिफ भाई ने बहुत एक अच्छी बात की ना कि आप उसको भी जस्टिफाई करो जो उस लड़के को लेके आए, जिसने उसको बिठा के ड्रेसिंग रूम के अंदर कहा कि तू आने वाला पाकिस्तान का स्टार है T20 का। मैं आज़म के बारे में ये नहीं कह रहा कि वो बुरा है, आपने उसको पूरा डाइवर्ट किस सेंस में किया कि लीग खेलूंगा बस, ठीक है, पाकिस्तान का स्टार लग चुका है और डोमेस्टिक छोड़ो। आपने ये नहीं उसको कहा कि यार डोमेस्टिक में कितने सीजन इसने लगाए, कितनी मार खाई है डोमेस्टिक में, क्या पाकिस्तान की कैपेबिलिटी है या नहीं है। हमने ये चीज़ ख़त्म कर दी हुई है। आज भी देखें 10 साल आपके मुकम्मल हो गए हैं, आपने रिवाइवल ईयर ऑफ द ईयर पे जाना है, जो भी आपने रिवाइव करना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक चीज़ पे तो स्ट्रांग रहना पड़ेगा, जो लाइजोनिंग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में PSL की। हम तो फ्रेंचाइजीज की बात कर रहे हैं, उनके तो अपने वाले टेस्ट क्रिकेटर हैं, तो मेरे ख्याल से इससे नहीं, बड़ी मैं इस सेंस में उनके लिए मैं कह रहा कौन हूं सी ना। एक वो ग्रूमिंग हो सकती है। देखो ग्रूमिंग किस सेंस में कह रहा हूँ, मुझे डोमेस्टिक में बताएं कि चलो मोइन भाई की आप बात करते हैं, डोमेस्टिक का निकालो तो डोमेस्टिक तो ऑब्वियसली उन्होंने बहुत ज़्यादा खेली है, आपको पता है कि थे भी टॉप क्लास के। आजम का अगर डोमेस्टिक रिकॉर्ड आप निकाल के देखो तो 18-19 या आई गेस हद मारो 20 मैचेस हैं, उसमें आप क्या परफॉर्मेंस किसी मैं की तो आपसे जज करोगे। पूछूंगा ना कि किस फलसफे के तहत जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर से एग्जिट कराकर इस्लामाबाद में भेजा गया। नहीं, अब आप दिलेर बने ना, अब आपने बीच में अगर इंटरप्ट किया, आप दिलेर बने, जवाब दें इस चीज को। शाजी क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? नहीं, अब आप जवाब दें इस चीज को। मैं तो चलें। और फिर वो एक फलसफा ये देखो हुआ, इस्लामाबाद का मैं बताता हूँ, दूसरी तरफ मैं जवाब उस इसका देता हूँ। दौरान नदीम खान तमाम इंपॉर्टेंट ओहदों पर फाइज थे PCB के अंदर जब वो पाकिस्तान खेल रहे थे। देखो इस चीज़ पे तो मुझे याद है कि जिस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए पिक किया गया था और मैं PSL में एज फ्लोर मैनेजर जब वहाँ मौजूद था, शादाब से सवाल किया गया आजम खान का कि आपने उनको पिक किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड में और परफॉर्मेंस वगैरह मामले पे थी। उन्होंने कहा मैंने एक जॉब रोल इसको दी हुई है, वो ये है कि आपने फ्लोटर खेलना है, कभी हम आपसे ओपन भी करवाएंगे, शायद 1-2 मैच के अंदर उसको ओपन भी करवाया था, हमने आपको अपनी नेचुरल पोजीशन पे भी खिलाना है। हमें 2-3 मैचेस से तगड़े जितवा के इसका काम पूरा हो गया। बेशक विकेट कीपिंग ना हो रही है। आई डोंट थिंक सो कि भी ठीक है। जस्टिफिकेशन थी। ऐसे क्वेश्चन वैसे ना करें, क्योंकि आगे PSL 11 आना है, दो फ्रेंचाइजीज आनी है। फ्रेंचाइजीज हैं इनको टारगेट किया हुआ इन्होंने, कहीं ना कहीं जाएंगे। क्यों इस सेक्टर की क्वेश्चन करते हैं? शुक्रिया शुक्रिया। तो ये मोहित सर- शाह साहब, आपने पाकिस्तान क्रिकेट की एक हिस्ट्री देखी है, जी। उसके अंदर ये लॉबीज एग्जिस्ट करती रही, बहुत- और इसमें कोई बहुत- शक नहीं है कि ये हम इससे बालातर हो चुके थे। जब सरफराज ने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो बड़ा एक ऐसा एम्बियंस नज़र आया कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट अब चेंज हो गई है, लेकिन उसके बाद सरफराज यूं ही एग्जिट करते हैं, अब इवन आज की भी मैं बात करूंगा कि वापस वो लॉबीज नज़र आ रही देखिए, ये बात आपने की तो मुझे फिर थोड़ी हिस्ट्री में जाना हल्का सा जाना पड़ेगा, जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया। 87 के वर्ल्ड कप के मैचेस, जो पिंडी मैच हुआ था पाकिस्तान इंग्लैंड का, वो मैंने कवर किया, वहाँ से मेरा एक स्टार्ट था जर्नलिज्म का। देखें, मुझे याद है, मैं लॉबी की आप बात कर रहे हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ एक किस्सा मैं आपको शेयर करूंगा, और ये ज़रूर जो ऑडियंस है, जो सुनने वाले हैं, उनको ज़रूर पता होना चाहिए। 93 में न्यूजीलैंड की अंडर 19 टीम पाकिस्तान आई, और चैम्पियन टीम कौन सी थी उस वक्त? अंडर 19 की चैम्पियन टीम थी रावलपिंडी की, है। बिल्कुल। और उसमें बड़े बड़े नाम थे उस रावलपिंडी की। शोएब अख्तर शोएब अख्तर भी थे, वसीम भी थे, परवेज़ इकबाल एक होते थे, वो भी थे, नवीद कुरैशी बाद में टेस्ट क्रिकेटर बने, वो भी थे। बड़े अच्छे प्लेयर उस जो नेशनल अंडर 19 के चैम्पियन थे उसमें थे। आप यकीन करेंगे कि जो पाकिस्तान की नेशनल टीम बनी उसमें पिंडी का एक प्लेयर भी नहीं था। ये सोचने वाली बात है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। फिर पाकिस्तान को सारे मैच न्यूजीलैंड की अंडर 19 टीम ने हरा दिए और बड़े डिसाइसिवली हराए। अच्छा, वहाँ एक सिलसिला हुआ, फिर लोगों ने थोड़ा शोर किया, जो हम जर्नलिस्ट, बहुत चंद एक गिने चुने जर्नलिस्ट होते थे पिंडी इस्लामाबाद में, हमने भी शोर किया कि ये क्या तरीका है, ये क्या सिलसिला है, ये कौन सिलेक्शन कर रहा है कि यहाँ आप अंडर 19 टीम के चैंपियन। फिर उन्होंने क्या किया जी, एक अंडर 19 टीम का मैच रख लिया न्यूजीलैंड के खिलाफ पिंडी स्टेडियम में, उनकी आखिरी मैच था वो। उसके बाद मतलब आगे कोई 4 डे नहीं था, आगे कोई उनके साथ 1 डे नहीं था। तो वो मुझे याद है, आप बिलीव यू मी, कि वो मुझे स्पेल शोएब अख्तर का नहीं भूलता, कि सुबह पहली इनिंग में उन्होंने कुछ स्कोर किया, पाकिस्तान ने किया थोड़ी बहुत, पिंडी ने किया थोड़ी बहुत, पिंडी ने लीड ले ली। सेकेंड इनिंग में न्यूजीलैंड नेशनल अंडर 19 टीम वर बोल्ड आउट फॉर जस्ट 62, और शोएब ने एक सेशन में 8 for 32 32 रन दे के 8 विकेटें ली थी,
और वो न्यूजीलैंड की टीम के प्लेयर का मैंने इंटरव्यू भी किया, उनकी वो हालत थी, वो मुझे लिटरली कह रहे थे कि हमें बाल नजर नहीं आई। तो ये देखें, ये लॉबीज का वैसे वाली हालत हो हाँ, ये लॉबीज का एक इम्पैक्ट है कि उस वक्त इस तरह की चीज़, वो अकेला एक इंस्टेंट और एग्जाम्पल नहीं है, उसके अलावा बड़ी एग्जाम्पल्स हैं, ऐसी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि किस तरह एक हकदार का हक मारा गया और किस तरह एक ऐसे प्लेयर को प्रमोट किया गया जो आपको 1.5-2 साल के बाद नजर ही नहीं आएगा कि हुआ क्या, आपने इतने चांसेस दिए, प्लेयर नहीं बन सका। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और ये नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि मैं कहता हूँ यार कि पाकिस्तान की सिलेक्शन टीम भी कोई फॉरेन के बुला रहे हैं और वो सिलेक्टर हो जाएं और वो आके सिलेक्ट करें, ताकि उनको ये तो पता ना होना ये किस लाबी का है, किस लाबी का ये नहीं है, हाँ जी, इसकी क्या एफिलिएशन है, किसका बेटा है, किसका भतीजा है। इट्स कम टू अ पॉइंट कि अब ये इंटरनेशनल हो गया, अब एक इंटरनेशनल लॉबीज के तहत भी इंटरनेशनल जो है वो चीजें आती हैं। हाँ, लेकिन वो फ्रेंचाइज का सिस्टम ऐसा हो गया है कि वो उनको समझ आ जाती है। लेकिन देखिए, ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, सिलेक्टर्स को भी ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, उनको रहना पड़ेगा ऑनेस्ट, कि जिनको पता है कि हमने हमारा ये डिसीजन 2 साल बाद इसकी हमें मतलब है कि इसका हमें जवाब देना पड़ेगा और हम जवाबदेह हैं। नहीं, लेकिन उसके लिए सवाल देखिए, माजरत के साथ मोहित शाह साहब, उसके लिए फिर सवाल भी, जवाब देने के लिए सवाल भी सही। आज तक मैं वही कह रहा हूँ, उस चीफ सेलेक्टर से किसी ने ये सवाल नहीं किया होगा, वहाब रियाज साहब से किसी ने सवाल नहीं किया जी कि आप आजम खान को किस फलसफे के तहत लेकर आए ना। देखिए, फ्रेंचाइज से मैं पूछूंगा, वो कहेंगे हमारा बिजनेस है, हमने वाइंड अप किया, खत्म हो गया, हम जवाबदेही नहीं है, हम जवाबदेही नहीं है। लेकिन आप अपनी इंटरनेशनल, मतलब आप पूछेंगे तो सही ना, इवन आपने तो वो चीजें ग्राउंड के अंदर देखी कि कौन प्रैक्टिस पर आ रहा था, कौन टीम के साथ रह रहा था, कौन कहाँ जाके नेट कर रहा था। एग्जैक्टली, सारी चीजें ये बिल्कुल आपने ठीक की। तो ये चीजें जो है ना जी, इसका अल्टीमेट क्या होता है कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस पे असर होता है इसका, और वो परफॉर्मेंस फिर आपकी, जब आप इस तरह के डिसीजन होते हैं, इस तरह की यूनिटी में कमी होती है, फिर आप काफ़ी लॉन्गर रन तक आप कर रहे होते हो, स्ट्रगल कर रहे होते हो, टीम आपकी बनती नहीं है। जब टीम 2-3 चीज़ों, डिसिप्लिन बड़ा ज़रूरी होता है, यूनिटी बड़ी ज़रूरी होती है, और अच्छी सिलेक्शन बड़ी ज़रूरी होती है, और उसमें हार्ड वर्क, फोकस बड़ा ज़रूरी होता है प्लेयर का। ये अगर चीज़ें ना हो तो फिर आपकी टीम परफॉर्म नहीं करती। अच्छा, ये बताइएगा कि आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि कुछ सोर्सेज अब बताते हैं कि माइक हैसम के ज़रिए बाबर आजम को कन्वे किया गया है कि वो आगे T20 के प्लान्स में है। रिजवान से शायद कोई बात नहीं हुई अभी तक, लेकिन कुछ अभी तक एम्बिग्विटी है, कुछ सामने। देखें, ये बात जो आपने की है, ये मुझे भी पता लगी है कि सिर्फ बाबर आजम की हद तक शाहीन अफरीदी भी हैं और बाबर आजम भी हैं, ये दोनों उनके फोकस में हैं, और उनका है कि अगर इनकी परफॉर्मेंस ठीक रही, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त मिडिल ऑर्डर में एक अच्छा बैट्समैन एक अदद और चाहिए। सीनियर प्लेयर हसन नवाज तो आगे है ना जी, वो तो संभाल लेंगे, आपका टॉप ऑर्डर अच्छा है, हसन नवाज अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है जी, साथ सलमान अली आगा ठीक खेल रहे हैं, एक और आपका इम्पैक्ट प्लेयर आपको चाहिए। अगर बाबर आजम की फॉर्म चल जाती है, अच्छा खेल लेते हैं, जो कि उनमें एबिलिटी है, तो फिर मेरा ख्याल है वो ग्राफ हमारा वो पूरा हो जाएगा, वो सिस्टम हमारा पूरा हो जाएगा। उनको ज़रूर वो नज़र में है। अब बाकी तकरीबन यही टीम है जो आपकी 20, 22, 25 जो आप कैंप में बुलाए हैं, 4, 5 और 6 जो नहीं बुलाए गए, जिनको पता है कि जिनको ऑलरेडी उनके साथ डिस्कशन हो चुकी है, यही प्लेयर हैं जो आप लेके चलेंगे एशिया कप में, यही प्लेयर आप लेके चलेंगे पूल ऑफ प्लेयर्स आप जाके वर्ल्ड कप में फरवरी में लेके चलेंगे। बिल्कुल, यानी मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक एशिया कप तक पाकिस्तान की टीम आपको तकरीबन एक उसका आपको पिक्चर नजर आ जाएगी कि ये 1 और 2 चेंजेस होती हैं, बहुत कम होती हैं, कि चलें जी, अगर हम समझें कि PSL इस वक्त दिसंबर में हो जाता है से, जो होना है दिसंबर जनवरी की मुझे विंडो नज़र आती है, दिसंबर जनवरी के PSL 11 हो जाता है, तो उसमें कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस निकल आती है तो वो ज़रूर कंसिडर होगी, क्योंकि वो साथ ही आगे वर्ल्ड कप है। एक आध प्लेयर वहाँ से अगर आ जाता है तो उसमें बुरी बात भी कोई नहीं। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो तो फिर आप खिला ही सकते हैं, पहले तो नहीं खिलाया लेकिन अब आप मौका दे सकते हैं। बट काशिफ बड़ा ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका टॉप ऑर्डर इतना ज़बरदस्त हो चुका है, साइम, साहिबजादा फरहान, फ़खर ज़मान तीसरे पे, चौथे पे भी हसन खेल रहे हैं, और बाबर को आप लेकर आते हैं, तो ऑब्वियसली नॉट लेस देन 4, फिर हसन को 5वें पे जाना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली। इसमें सलमान अली आगा भी शामिल है, वो भी टॉप ऑर्डर ही बैटर हैं, और वो ऑफ कोर्स देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सलमान को शायद अंदाज़ा भी है कि मीडिया को कैसे टैकल करना है। हमने जितने उनके देखे थोड़े से पॉजिटिव भी हमें नज़र आए कि ट्रॉफी लेने भी हसन जा रहे हैं और यंगस्टर्स जो उनको आगे किया।
सो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि जब हम बाबर की बात तो कर रहे हैं, हम किन कंडीशंस में बाबर पे रिलाई करेंगे। आई गेस हमें अब शायद क्रिकेट में अपने आप को इस तरह इवॉल्व करना है कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज होंगे। यूएई में अगर सीरीज़ हो रही है और स्पिन डोमिनेट कर रही है, बाबर का ट्रैक रिकॉर्ड अगर स्पिन के अगेंस्ट अच्छा नहीं है तो ठीक है, वो टीम के साथ ट्रैवल कर जाए, मैच ना खेलें। और अगर ऑस्ट्रेलिया में बाउंस पे कट और बाबर के पुल अच्छे लग रहे हैं, या बाबर टेक्निकली करेक्ट है, तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे हमारा कोई और बैटर स्ट्रगल कर रहा है तो बाबर वहाँ पे खेल। इसी तरह हसन के साथ हो सकता है, हसन नवाज के साथ हो सकता है, साइम के साथ हो सकता है। हम अपनी टीम में इतनी सिनर्जी ज़रूर रखें कि हमें अंदाज़ा हो कि किन ट्रैक्स पे किस प्लेयर को खिलाना है। या दूसरी कंडीशन ये होती है जो दुनिया में होती है कि वो एम कर लेती है कि ये जो अगला बड़ा इवेंट आ रहा है ये कहाँ पर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली टीम आज से सेलेक्ट कर लीजिए और वो हर कंडीशंस में खेलती हुई नजर है। अनफॉर्चुनेटली हम ये दोनों काम नहीं करते। ना हमें ये अंदाज़ा लगाना है कि साल बाद जिस इवेंट की तैयारी कर रहे हैं, सपोज 2026 के T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, तो उन कंडीशंस के लिए हमारा अच्छा बैटर कौन है। उन कंडीशंस में अगर स्पिनर यूज़ होंगे तो जब स्पिनर्स यूज़ होंगे तो उसके अगेंस्ट हमारा अच्छा प्लेयर कौन है। अगर फास्ट बॉलर यूज़ होंगे तो हमारा अच्छा प्लेयर कौन है। अनफॉर्चुनेटली हमारी ये तैयारी कभी भी नहीं। हम करंट फॉर्म को लेके चल रहे हैं, ये देखे बगैर कि ये फॉर्म पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की है, मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया में उतनी सक्सेसफुल नहीं होगी या साउथ अफ्रीका में नहीं होगी। सो इसलिए बाबर की जो इंक्लूजन है वो किन्हीं कुछ जगह ऐसी हैं दुनिया में जब क्रिकेट होगी तो वो अल्टीमेट इंक्लूजन हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेट क्या है कि उनसे रन्स नहीं हुए। हम जितना मर्जी दौड़ लगा लें, हम माजी को देखेंगे तो 50 की एवरेज तीनों फॉर्मेट की थी, हाल में शायद उनसे उतने रन्स नहीं हुए, उस तरह का बाबर हमें नज़र नहीं आया। मेरी ज़ाती ख्वाहिश है कि वो टीम के साथ ज़रूर हो, तीनों फॉर्मेट्स में हो, इवन रिजवान भी हो, लेकिन फिर इतना हौसला भी हो कि जब रन्स नहीं हो रहे तो बाहर बैठेंगे और किसी दिन पानी भी लेकर आएंगे। फिर हम इस अंदाज से भी चले, अगर सरफराज अहमद ने ये ड्यूटी 2 साल निभाई है तो वाई नॉट फिर हर प्लेयर ये निभाए कि जब आपकी फॉर्म होगी तो आप खेलेंगे, वरना आप टीम के साथ ट्रैवल कर लें। और अगर ये कहें कि नहीं जी मैं जैसी टीम में आऊँगा डायरेक्ट मैच खेलूंगा, तो फिर आपका इंतज़ार तवील भी हो सकता है और होना चाहिए भी। सो मोस्ट प्रोबेबली अगर किसी न किसी हल्के की जानिब से बाबर को वाइट बॉल क्रिकेट का कहा गया तो सिर्फ T20 वाइट बॉल क्रिकेट नहीं है, वनडे क्रिकेट भी वाइट बॉल है और वनडे क्रिकेट में उनकी ठीक ठाक जगह बनती है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मेरे ख्याल से वक्त ही बताएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ आपको अब जाना पड़ेगा जहाँ पर क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ एक हफ्ता पहले टूर्नामेंट से, लेकिन बहुत ही पहले सब प्लेयर्स को भी कम्युनिकेट हो जाना चाहिए। और लगता है ये है कि शायद अब मैनेजमेंट में ऐसा सेटअप आ चुका है जो ये कम्युनिकेट करेगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात ज़रूर करनी है, तमाम तर नज़रें जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका पे हैं कि कौन बनेगा टेस्ट चैंपियनशिप की दुनिया का चैंपियन और फाइनल कौन जीतेगा। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल ज़रूर है, लेकिन वी आर होपिंग फॉर अ वेरी वेरी हाई इंटेंसिटी फाइनल और बड़ा अच्छा कंपटीशन जो है हम उसको होप कर रहे हैं। सईद मोहम्मद अवैस क्या कहना चाहेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल? साउथ अफ्रीका। देखें साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो फिर कहूँगा सदके के बकरे दे के जाओ यार। इट्स अ बिग इवेंट। जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने आपको पता है रेड बॉल क्रिकेट के अंदर परफॉर्म किया इस हालिया अरसे के अंदर, बवूमा मुझे पता है ज़्यादा हाईली फिर भी स्टिल रेटेड कैप्टन नहीं है। जो मामला वहाँ साउथ अफ्रीका के अंदर क्रिकेट बोर्ड्स के अंदर आपको पता होते रहे, क्लास बहुत बड़ा कहता हूँ झटका है उनके लिए साउथ अफ्रीका के लिए। लेकिन बवूमा ने बहुत तगड़ा उनको जो सा लेके चला है साउथ अफ्रीका को। आप बैटिंग ऑर्डर की बात कर लें, स्टब्स उनके पास मौजूद है, रिकल्टन है, उसके अलावा आपको पता है माकरम एक बहुत बड़ा जो सा ना बैकबोन के जो रोल है वो प्ले करते हैं उनके लिए। तो अच्छी एक साइड आपको नजर आती है विद द बॉलिंग यूनिट, स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के पास अच्छी मौजूद है। तो ये आसान नहीं होने वाला ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की वही मेंटालिटी अगर बात करें तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग, आपको पता है वो एक कम बैक करते हैं, उनको पता है कि टेस्ट चैंपियनशिप ऑन द लाइन है, उनकी भी कोशिश होगी कि वो जो मेज़ उसको जीतने में कामयाब हों। और चाहे वो आप फिटनेस की बात करें तो आपको पता है उनके पेसेस जितने भी हैं हेजलवुड वगैरह पे उन पे काम कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो आपको पता है फिट हो जाएंगे टेस्ट मैच से पहले। आसान नहीं होने वाला, लेकिन साउथ अफ्रीका जिस कलर के अंदर उन्होंने खेला टेस्ट क्रिकेट, अब मुझे ज़रूर लगता है कि टफ टाइम देगा, इतना आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए इस दफ़ा। आसान तो कभी भी नहीं हुआ, लेकिन वो डोमिनेट कर लेते हैं। लेकिन मोहित शाह साहब आप क्या कहना चाहेंगे? एक हाई इंटेंसिटी फाइनल है, ट्रू फॉर्म ऑफ द गेम है, तो मेरे ख्याल से बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपसे शेयर करूं वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की, कि प्राइज़ मनी की डिटेल्स अनवील किए हैं और मैं मुझे सरप्राइज़ हुआ हूँ कि इतनी अच्छी प्राइज़ मनी रखी गई है। $3.6 मिलियन विल गो टू मे विनर। तो ये बहुत बहुत बड़ी रकम है। और इसमें आईसीसी ने साथ ये कहा कि ये जो विनर को हम रकम दे रहे हैं ये पिछली दफ़ा से डबल से भी ज़्यादा है। और वो इसलिए दे रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट में अट्रैक्शन पैदा हो और डाउन द लाइन पूरी सारी टीम्स को जिसने टीम ने इस टेस्ट चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया सबको मिलेंगे।
अच्छी प्राइज़ मनी मिलेगी। सेकंड को भी तकरीबन 2 से ऊपर है उनकी भी प्राइज़ मनी, और ये बड़ा एक इनकरेजिंग स्टेप है फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कि उन्होंने इतनी अच्छी प्राइज़ मनी रखी है कि वो अब कम्पीट एक तरह से वाइट बॉल क्रिकेट से टेस्ट क्रिकेट भी कर रहा है, और फ्यूचर में इसकी अट्रैक्शन और ज़्यादा हो जाएगी कि जी हम 2 साल इस तरह अपनी टीम लेके चलें और इस तरह हम परफॉर्मेंस दें कि हम भी चैम्पियनशिप का फाइनल खेलें। रही बात आपने कहा जी कि अब फेवरेट कौन है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है, और वजह उसकी क्या है कि उनके पास इतना पोटेंट ज़बरदस्त किस्म का बॉलिंग अटैक है कि जो किसी टीम को भी किसी वक्त भी मतलब उनको अनसेटल कर सकता है। उसमें आप स्टार्क देखें, कमिंस देखें, या अब बॉलैंड है साथ पीछे वो देखें, या मतलब है उनकी पूरा एक फिर मतलब है कि जो उनके प्लेयर हैं, इवन उनकी बैटिंग लाइनअप पे चले जाएं तो वो भी बड़ी स्ट्रांग है। हेड उनको लीड कर रहे हैं सब, मतलब है ऐसे ज़बरदस्त उनके प्लेयर हैं कि उनका एक अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि उनके पास एक इस हर सवाल का हब उसका जवाब मौजूद है। क्या उस वक्त क्या होगा, क्या साउथ अफ्रीका की जो टॉप ऑर्डर है उसको अच्छी तरह फेस कर सकेगी उनकी बॉलिंग अटैक को, खासकर मैं पेस बॉलिंग अटैक की बात करता हूँ। देखिए लॉर्ड्स की जो पिच होती है और लॉर्ड्स का जो ग्राउंड होता है, ये तकरीबन स्पोर्टिव पिचेस होती हैं। ये मतलब है इसमें कोई आउट बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं मिलती, मतलब है कि आप कहें जी कि बैट्समैन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, फास्ट बॉलर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हल्का सा फास्ट बॉलर को फ़ायदा तब होता है यहाँ पे जब थोड़े क्लाउड आ जाते हैं। जब क्लाउड आता है इंग्लैंड में, ख़ासकर आपकी कवर हो जाता है और थोड़ा सा हेजी एटमॉस्फियर होता है, हल्का सा कभी कभी फुहार भी होती है, या उससे आप ये हट के देखें कि थोड़ा सा वेट सा एटमॉस्फियर होता है, तो फिर फास्ट बॉलर का इम्पैक्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। वो कंडीशन किसको सूट करेगी, कौन इतना लकी होगा कि वो उस बॉलिंग अटैक को वो चीज़ सूट करेगी, ये बड़ा मैटर करेगा फाइनल में। जितवाना तो बॉलर्स नहीं है, जितवाना बॉलर्स नहीं। देखिए विकेट आप 20 लेंगे तो आप जीतेंगे, तो उसमें पला भारी जरूर ऑस्ट्रेलिया का। कासिम मजीद, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है वो थोड़ी सी सिमिलर है कि ज़रा तेज़ खेलती हैं दोनों टीमें टेस्ट फॉर्मेट के अंदर भी, तो उसमें फिर आप कैसे मुवाजना करें? देखिए साउथ अफ्रीका की जो रोड टू द फाइनल है ना, वो उनके होम ग्राउंड से ज़्यादातर खेला गया। उनके होम ग्राउंड में उन्होंने बाउंसी तेज़ ग्रासी ट्रैक्स बनाए। हार्डली कोई टेस्ट मैच होगा जो 5वें दिन गया होगा साउथ अफ्रीका। इवन हम भी जब खेलने गए थे तो ऐसे करके टेस्ट मैच ख़त्म हो जाता था। सो मोस्ट प्रोबेबली साउथ अफ्रीका के पास वो वर्सटैलिटी नहीं है लीडिंग टूवर्ड्स द फाइनल कि उन्होंने मुख्तलिफ कंडीशंस में खेला। ऑस्ट्रेलिया खेल कर आया, ऑस्ट्रेलिया ने एशिया भी देखा इस सारे प्रोसेस में, ऑस्ट्रेलिया यूरोप में भी रहा, ऑस्ट्रेलिया अपने मुल्क में भी खेला, और ये जो वर्सटैलिटी है ये बड़ी फ़ायदेमंद होती है बिकॉज टीम को हर सेशन में, जो टेस्ट मैच होता है वो सेशन बाई सेशन चलता है, हर सेशन में अंदाज़ा होता है कि अब की जो कंडीशंस हैं वो इससे पहले नंबर आजमा हो चुके हैं कि नहीं हो चुके। तो एक्सपीरियंस इन 2 सालों का भी बहुत अच्छा है। इवन साउथ अफ्रीका की अगर बात करें, उनकी जो अवे टेस्ट मैचेस की एवरेज निकाल के देखें इस टेस्ट चैंपियनशिप में, तो अंदाज़ा होगा कि यार को बहुत अच्छा नहीं किया। और ये अवे टेस्ट मैच है उनके लिए बिकॉज लॉर्ड्स में जब जाएंगे और मैच जिस दिन जब टॉस होगा वो बड़ा बराबरी का टॉस होगा बिकॉज ICC इवेंट है, पिचेस ICC ने बनानी है, तो बड़ी बैलेंस विकेट होगी। या साउथ अफ्रीका की होम कंडीशंस की विकेट नहीं है कि आड़ा तिरछा किसी भी किस्म का विकेट बना के KG रबादा और सारे फास्ट बॉलर्स जो है, मार्को येंसन की बात करें, इवन वुडवान ओलिवर भी वापस आ गए थे, सबको जनाब उस पर आपने बैट्समैन की तरफ छोड़ दिया और उन्होंने आउट करके दे दिए। यहाँ पे अगर तीसरा और चौथा दिन होता है तो स्पिनर भी यूज़ होगा। यहाँ पे अगर पहले दिन की बात करते हैं और पहले बैटिंग आ जाती है तो गेंद हिलेगा, मूवमेंट भी होगी। सो मोस्ट प्रोबेबली इस बैलेंस को अगर वर्कआउट करें तो ऑस्ट्रेलिया बड़ा फेवरेट नज़र आता है। हालांकि शदीद ख्वाहिश होती है कि साउथ अफ्रीका कुछ जीत जाए। इतनी आर्ग्यूमेंट के बाद भी आप फिर भी साउथ अफ्रीका के साथ हैं या चेंज करने का इरादा है? यार देखो साउथ अफ्रीका की, मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस तरीके से वो टीम, जितने उनके मुश्किलात होते रहे हैं, अब बवुमा एक बड़ा फैक्टर है। बहुत से लोग उसको रेट आउट नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से उसने साउथ अफ्रीका को लीड किया है फ्रॉम द फ्रंट पे। दूसरी चीज़, अगर थोड़ा सा स्टैट्स पे आप चले जाएं तो मैं 2 इनिंग्स अगर लास्ट देखूँ ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया आपको ज़्यादा नज़र आता है, सॉरी साउथ अफ्रीका दोबारा सोच लें। मैं कहता है मैं सम अप कर देता हूँ, सेहत वैसे कहना चाह रहे हैं
जो कि ऑस्ट्रेलिया की, अगर आप पिछले कुछ टेस्ट मैचेस की इनिंग्स उठाकर देख लें तो उसमें बहुत ही ज़्यादा वर्सटाइल नजर आए हैं। लेकिन आई थिंक फिर भी सईद मोहम्मद अवैस इज़ गोना गो विद साउथ अफ्रीका। मेरी भी अपनी ख्वाहिश है कि जो ओवरऑल उनकी कैंपेन रही है, अब एक चैंपियनशिप तो दे दें उनको। अब मतलब कब तक वो फेयर प्ले अवार्ड लेते रहेंगे ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। ये था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।